नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की लगातार जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 25 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह 4 से लेकर 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर। आपको बताना है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है जिसके द्वारा हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव के द्वारा हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आपके जो भूपेंद्र यादव हैं इनके पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ये श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं आपके भूपेंद्र यादव। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी भूपेंद्र यादव ही हैं। इन्हीं के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हाल ही में कहाँ पर की गई है? तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है हाल ही में की गई और गुजरात के गांधीनगर में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसकी बिल्डिंग का हाल ही में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 100% आपसे एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? तो गुजरात में है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की जो घोषणा है यह की गई और हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस बौद्ध सर्किट शहर में लगेगी? आपको बताना है। तो भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति आपकी लगेगी कहाँ पर? तो बोध गया में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोध गया, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बोध गया में। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में रिजवान हसन को यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि रिजवान हसन जो है किस देश की नागरिक हैं? तो रिजवान हसन आपकी रहने वाली है बांग्लादेश की। तथा रिजवान हसन को हाल ही में यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश की ये नागरिक हैं आपकी रिजवान हसन। अब आपको मिलेगा जीके और जीएस का प्रश्न। तो पहला आपका प्रश्न आपके सामने जीके और जीएस का, यहाँ पे यूपीएससी की बात हो रही है। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद जो 315 है यह संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 315 जो है आपका संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा कौन सा भाग ये है? आपका जो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग है यह हमारे भारतीय संविधान के भाग 14 में रखे गए हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 14 है उसका संबंध है संघ और राज्य सेवा आयोग से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा भाग 14 के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल रखे गए हैं? तो भाग 14 के अंतर्गत आपको 315 से लेकर 323 आर्टिकल हैं। तथा ये सभी आर्टिकल जो है आपके किससे संबंधित है? तो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 315 से लेके 323 तथा ये सभी जो आर्टिकल आपके हैं भाग 14 में है। और भाग 14 का संबंध आपका किससे है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से। तो फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 315 आर्टिकल का संबंध है संघ लोक सेवा आयोग के गठन से। तथा यूपीएससी की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यूपीएससी के नए चेयरमैन हाल ही में बनाए गए हैं मनोज सोनी। ये फैक्ट भी आप यहाँ देखिएगा। इससे पहले प्रदीप कुमार जोशी थे आपके यूपीएससी के चेयरमैन, परंतु इनके स्थान पर एक नए चेयरमैन बना दिए गए हाल ही में, इनका नाम है मनोज सोनी। तो ये नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एकदम लेटेस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है मनोज सोनी।
अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे पूछा गया क्या होता है। तो भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है कितना होता है, तो 3/2 होता है। कितना, तो 3/2 होता है भारत के और राष्ट्रध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ये फैक्ट आपको याद रखना है, 3/2 होता है भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा हमारी जो संविधान सभा है इसके द्वारा राष्ट्रध्वज को यानी कि हमारे तिरंगे को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है हमारी जो संविधान सभा है इसने राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा हमारा जो तिरंगा ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पिंगले वेंकैया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, पिंगले वेंकैया के द्वारा जो है हमारा तिरंगा जो है डिजाइन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3/2 है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद हमारा जो राष्ट्रध्वज होता है इसमें कितनी तिलियां होती हैं, तो टोटल 24 और तिलियां होती हैं हमारे राष्ट्रध्वज में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो काकोरी षड्यंत्र केस है यह कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है तथा यह करंट का भी आपका प्रश्न बन सकता है, काकोरी षड्यंत्र केस, क्योंकि हाल ही में जो इसका नाम था यह काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था यह कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को। राइट आंसर आप याद कर लीजिएगा, 9 अगस्त 1925 को जो है आपका काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। इसमें हुआ क्या था, एक्चुअल इसमें हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। एक था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उस समय एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था HRA का सबसे पहले ये बैकग्राउंड जान लेते, तो उसके बाद आगे कहानी हम देखेंगे। तो HRA की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो HRA की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना थी 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में की गई थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था तथा इसी क्रांतिकारी संगठन जो था आपका HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी के क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी में, काकोरी एक जगह आपको मिलेगी लखनऊ के पास एक जगह है काकोरी, वहीं पर 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था तथा इसी घटना को हम काकोरी षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह घटना आपकी हुई थी 9 अगस्त 1925 को। तथा इसी घटना के उपरांत, काकोरी षड्यंत्र घटना के उपरांत गिरफ्तार किए जाने वाले क्रांतिकारियों में आपके थे अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। तथा हाल ही में यूपी की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा काकोरी षड्यंत्र की जगह इसको नाम दे दिया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से आपको सही सुमेलित करना है, इसका सुमेल सही करना है आपको। तो आइए देख लेते हैं, केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है। तो आपके केशव चंद्र जो सेन है ये किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित है आपके भारतीय ब्रह्म समाज से। आप याद कर लीजिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित है आपके केशव चंद्र सेन। तो आपका यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का संबंध आपका हो जाएगा आर्य समाज से, बी का आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद आत्माराम पांडुरंग का संबंध हो जाएगा प्रार्थना समाज से, यानी कि आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। सैयद अहमद खान का संबंध आपका हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन से, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका केशव चंद्र सेन का संबंध आपका हो गया किससे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित है, दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज से संबंधित है, आत्माराम पांडुरंग आपके प्रार्थना समाज से संबंधित है और आपके सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की यहाँ पर, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है।
तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी 1867 में, ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसके अलावा और भी व्यक्ति इसमें इसके संस्थापक थे, जैसे आपके MG रानाडे हो गए, तो ये भी आपके संस्थापक सदस्य थे प्रार्थना समाज के। इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। इसके बाद आपका जो भारतीय ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना जो केशव चंद्र सेन थे, इनके द्वारा कब की गई थी? और लगभग आपका 1865 वर्ष मान लीजिए, लगभग 1865 में जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो आपका केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। और इसके बाद आपका जो आर्य समाज था, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 में बम्बई में, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो खजुराहो टेम्पल है, जो खजुराहो मंदिर है, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपको मिलेंगे खजुराहो टेम्पल्स, तथा इनका जो निर्माण है चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंदेल शासक, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से MS ऑफिस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी आपका विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया और लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपका जो MS ऑफिस है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, MS ऑफिस। और कंप्यूटर में जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है आपको बताना है। इसमें से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है आपको बताना है, इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो इसमें से आपकी जो लोटस है यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बाकी कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, ये सभी आपके प्रोग्रामिंग भाषा हैं, परंतु लोटस आपका प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो टेम्पल है, जो मंदिर है, आपको मिलेगा केरल राज्य में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, केरल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसे दिया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार दिया गया है राज्यसभा को, यानी कि अपर हाउस को, राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, इसी को जो है आपका अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार दिया गया है। तो राज्यसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि किसने दी, यानी कि वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर महात्मा गांधी को किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो जो समय आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, इसी के द्वारा जो है महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तित किया जाता है, यानी कि हमारे जो भी मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो उनको लागू करवाने के लिए हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि किस अनुच्छेद मतलब किस आर्टिकल के तहत हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और किस आर्टिकल के अंतर्गत हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन दोनों आर्टिकल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपको बताना है कौन है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका था हरियाणा था। यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, तो राज्य अगर पूछे आपसे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य था। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा होता तो आपका राइट आंसर हो जाता दमन एवं दीव। आप याद कर लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव में जो है न्यूनतम लिंगानुपात था, वहीं राज्य में आपका हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात था। तो दोनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
और निम्नलिखित में से क्या सही नहीं आपको बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है ये देख लेते हैं। यहाँ पे शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो आपका शुक्र ग्रह होता है इसको हम सांझ या भोर का तारा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मंगल ग्रह को हम रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। बुध व शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, बिल्कुल सही है। जो आपका बुध और शुक्र ग्रह है इनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन आपका जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो एस्टेरॉयड होते हैं, ये शुक्र और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। ये वाला कथन आपका बिल्कुल ही गलत है। आपके जो क्षुद्र और मतलब क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो आपके एस्टेरॉयड होते हैं, ये आपके मंगल और किसके मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। आप याद कर लीजिएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य आपको एस्टेरॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, बाकी ऊपर के तीनों आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे संविधान का पार्ट दिया गया है, संविधान का भाग दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब स्रोत सुमेलित नहीं है। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं, उसका जवाब आप बताइए यहाँ पे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। समवर्ती सूची को हमने कहाँ से लिया है, इंपॉर्टेंट है। तो समवर्ती सूची को हमने कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो भी फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि पहला आपका सुमेलित है। और मूल अधिकारों को हमने लिया अमेरिका से यानी कि यूएसए से, सेकेंड वाला भी आपका सही है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली को हमने कहाँ से लिया है? यहाँ पे जर्मनी दिया गया, जो कि गलत है। इसको हमने जर्मनी से नहीं बल्कि ब्रिटेन से लिया है। तो आपका सी वाला जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं था। और उसके बाद हमने राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे हैं इनको कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो इस प्रकार से ए, बी और आपका डी वाला बिल्कुल सही था, लेकिन आपका जो सी वाला था यह आपका सुमेलित नहीं था। यहाँ पर जर्मनी की जगह आपका ब्रिटेन होना चाहिए था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली इसको हम ब्रिटेन से इसको हमने ग्रहण किया हुआ है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राउओल्फिया सेरपेटाइना किसका वानस्पतिक नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो राउओल्फिया सर्पेटाइना किसका वानस्पतिक नाम है? तो यह सर्पगंधा का जो है वानस्पतिक नाम, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, सर्पगंधा का। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, चेचक रोग किसके द्वारा होता है? तो चेचक, जिसको हम इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, यह वेरिओला नामक विषाणुओं से होता है, यानी कि यह वायरस से होने वाला यह रोग है। तथा किस वायरस से होता है? तो यह आपका वेरिओला नामक विषाणु से होता है, आपका चेचक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, स्मॉल पॉक्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का फेमस तीर्थ आपका है कौशाम्बी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कौशाम्बी। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसके द्वारा, किसके सिफारिश पर किया जाता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है, जो धन का बंटवारा होता है, यह किसके सिफारिश पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो होता है वह जो धन का बंटवारा होता है, जो वित्त का बंटवारा होता है वह किया जाता है, यानी कि वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे स्थापना पूछी गई है, कब की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। किसके तहत? तो आरबीआई एक्ट, आरबीआई का जो एक्ट था, आरबीआई का जो कानून था 1934 का, इसी के तहत जो है 1935 में, कब? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जिसे आप याद रखिएगा, यह भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। तथा इसका नेशनलाइजेशन इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है यह किया गया था 1 जनवरी 1949 को, यानी कि 1 जनवरी 1949 को यह पूरी तरह से भारतीय बैंक बन गया था आरबीआई। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको भी आप याद रखिएगा।
आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार का सटोरिया नहीं है? तो इसमें से शेयर बाजार का सटोरिया कौन नहीं है? तो इसमें से जो आपका स्टैग है यह शेयर बाजार के सटोरिया से संबंधित नहीं है। बाकी आपका दलाल हो गया, मंदड़िया हो गया, तिजड़िया हो गया, ये सभी आपके शेयर बाजार के सटोरिया कहे जाते हैं। परंतु इसमें से जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे शेयर बाजार का सटोरिया कौन नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पे दलाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलाल जो होता है यह शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है। बाकी आपका स्टैग हो गया, मंदड़िया हो गया, तिजड़िया हो गया, लेम डक हो गया, ये सभी आपके शेयर बाजार के सटोरिया कहे जाते हैं। परंतु दलाल जो होता है यह शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दलाल। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट नंबर 25 था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। आपकी लेखपाल की परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।